अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी अनोखी किस्त का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। 2 दिन के बाद है। फिलिप दोपहर के वक्त घर में खाना तैयार कर रहा था कि इसके दरवाजे पे बेल हुई। कौन आ गया? वो बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोलने पहुंचा। दरवाज़ा खोल के देखा लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसे फ़ौरन ही एरिक एंड्रयू वाला वाक़या याद आ गया और इसी वक्त इसकी नज़रें दरवाजे के पास पड़े पार्सल पे गईं। इसने चौंक के पहले एरिक एंड्रयू की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन गली पूरी खाली पड़ी थी। इसने जल्दी से पार्सल उठाया और अंदर ले आया। उसे जल्दी जल्दी खोला। इस बार भी सिवाय एक ख़त के इसमें कुछ और नहीं था। फिलिप ने जल्दी जल्दी ख़त पढ़ना शुरू किया। क्या लिखा था? मेरे प्यारे फिलिप, मैं जानता हूँ कि वॉइस ऑफ नेशन में अपने बारे में ख़त पढ़ के तुम कितने परेशान हुए। तुम यकीनन मुझसे मिलना चाहते हो। मैं तुम्हें खुद तक पहुँचने का एक मौका दे रहा हूँ। 2 गलियाँ छोड़कर तुम इसी वक्त वहाँ पहुँचो। तुम्हें वहाँ लकड़ी का एक बॉक्स नज़र आएगा। इसमें तुम्हें मेरी एक निशानी मिलेगी जिससे तुम मुझ तक बआसानी पहुँच सकोगे। ख़त का सिलसिला ख़त्म हुआ। तुम्हारा एरिक एंड्रयू। तो फिलिप ने ख़त एक तरफ रखा और तेज़ी से दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल खड़ा हुआ, भागता हुआ वहाँ तक पहुँचा जहाँ एरिक एंड्रयू ने पहुँचने को कहा था। वहाँ वाकई लकड़ी का एक बॉक्स था। फिलिप ने जल्दी से वो खोला। अंदर ढेर सारे कागज़ के टुकड़े थे। फिलिप ने टटोल के देखा और कागज़ पढ़ना शुरू किए, लेकिन हर कागज़ पे एक ही लफ्ज़ लिखा था, 12वीं खिलाड़ी। फिलिप ने गुस्से में कागज़ मुट्ठी में भर के हवा में उछाले और सीधे पैर से डब्बे को ठोकर मारी और फिर वो इधर उधर देखते हुए दीवानों की तरह चीखने लगा। कहाँ हो तुम एरिक एंड्रयू? बाहर निकलो, अपना ये बेहुदा खेल ख़त्म करो। सामने वाले घर से एक औरत अजीब नज़रों से फिलिप को देख रही थी, इसे जैसे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया हो। फिलिप शर्मिंदा होता हुआ वापस घर लौटा। अंदर आते ही इसे जलने की बू महसूस हुई। इसे तो पहले ही समझ नहीं आया, लेकिन फ़ौरन याद आया वो खाना पका रहा था। वो तेज़ी से किचन की तरफ भागा। अब जो देखा तो सारा सालन जल चुका था। गुस्से और बेबसी के आलम ने बर्तन चूल्हे पे से उतारा और जला हुआ खाना डस्टबिन में फेंकते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब फिर से खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। ये एरिक एंड्रयू तो इसके साथ खेल रहा है। इसकी हरकतों से साफ जाहिर है वो इसे बौखला देना चाहता है, और वो वाकई बौखलाता जा रहा था। ये एरिक एंड्रयू अब इसके असाब पे हावी हो गया था। इसने खाने से फारिग होकर थामिस को फ़ोन मिलाया और पूरी बात बताई। थामिस को भी तशवीश हुई, लेकिन फिर इसने इसे तसल्ली दी। कहा, अगर एरिक एंड्रयू बार बार तुम्हें दरवाजे तक आता रहा है तो एक दिन खुद ही पकड़ा जाएगा। वैसे भी भूलो मत, मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देता है। फिलिप को थोड़ी तसल्ली हुई। वो एक बार फिर एरिक एंड्रयू की जानिब से उठाए जाने वाले नए कदम के बारे में सोचने लगा। इस वाक़े के एक हफ्ते की बात है। फिलिप अपने घर की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में बैठा अखबार का मुताला कर रहा था। दोपहर का वक्त था। वो खाना खा के फारिग हो चुका था। अचानक ही इसके मोबाइल की घंटी बज उठी। इसने जल्दी से मोबाइल नंबर उठाया। नंबर देखा तो अजनबी था। बहरहाल इसने फ़ोन अटेंड किया। हेलो, कौन बोल रहा है? फिलिप ने पूछा। तुम्हारा मुजरिम एरिक एंड्रयू। दूसरी तरफ फ़ोन पर किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। फिलिप बुरी तरह चौंक गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम्हें मुझसे? फिलिप ने पूछा। बस यूं ही तुम्हारे साथ शरारत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कदरे ढिठाई से जवाब मिला। बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ कि ये सब क्या खेल लगा रखा है तुमने? फिलिप दहाड़ा। क्यों, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा खेल का? दूसरी जानिब से पूछा गया। तो इस वक्त कहाँ हो? फिलिप ने काम की बात पर आते हुए कहा। हा 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 हा, मैं जानता था तुम ज़रूर पूछोगे। अपने घर की खिड़की के बाहर देखो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, एरिक एंड्रयू हंसते हुए बोला। फिलिप ने फ़ौरन से पलट के खिड़की की तरफ देखा। बाहर वाकई 2 आदमी खड़े फ़ोन पे बात कर रहे थे।
फिलिप ने जल्दी से फ़ोन बंद किया, कोट की जेब में रखा और खिड़की से बाहर कूदने का सोचने लगा। इसने खिड़की से बाहर ग्राउंड फ्लोर की छत पे कदम रखा, फिर संभलता हुआ आगे बढ़ा और कमाल महारत से नीचे छलांग लगा दी। इन आदमियों में से एक किसी के फ़ोन पर बात कर रहा था और हंसा जा रहा था, जबकि दूसरा फ़ोन रख चुका था। फिलिप ने इसी को धर लिया। एरिक एंड्रयू, आज तुम मेरे हत्थे चढ़ गए, देखा अब क्या हालत बनाता हूँ तुम्हारी। फिलिप ने इसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो आदमी परेशान होकर बोला। ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही मुझे कॉल की थी, अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। एरिक एंड्रयू, फिलिप ने कहा, इसे घसीटकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसका रुख पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब था। वो शख्स सारे रास्ते सफाइयाँ पेश करता रहा कि वो एरिक एंड्रयू नहीं बल्कि जोसेफ है और वो फ़ोन पे अपनी बीवी से बात कर रहा था। लेकिन फिलिप ने इसकी एक ना सुनी और कहा, अब पुलिस डिपार्टमेंट चल के बात होगी। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच गए। फिलिप इस शख्स को, जो ख़ुद को जोसेफ बता रहा था, सीधा थॉमस के पास ले आया। थॉमस, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैंने अपने मुजरिम एरिक एंड्रयू को पकड़ लिया है। थॉमस फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिलिप इसे सारी तफसील बताने लगा। थॉमस ने इस आदमी की तलाशी ली और इसके सिवाय एक मोबाइल के और कुछ नहीं मिला। थॉमस ने यह पता लगाने के लिए कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, इसके मोबाइल से अपने मोबाइल पे मिस कॉल दी और फिर वो नंबर फिलिप को दिखा दिया। फिलिप सटपटा गया क्योंकि वो नंबर नहीं था जिससे एरिक एंड्रयू की कॉल आई थी। वो इस शख्स के पास से कोई सिम या मोबाइल नहीं मिला। इससे बज़ाहिर ये लगता था कि वो एरिक एंड्रयू नहीं है। थॉमस ने मज़ीद तफ्तीश करने के बाद इस जोसेफ नामी आदमी को जाने दिया, लेकिन इससे पहले फिलिप को सज़ा के तौर पे इस शख्स को भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। फिलिप इसके जाने के बाद परेशान हाल सर थाम कर किसी कुर्सी पर बैठ गया। थॉमस अलग परेशान निगाहों से इसे देख रहा था। तुम फिक्र ना करो, इस वक्त सिम PBS वालों का दफ्तर बंद हो चुका था, लिहाजा तुम कल इनके दफ्तर जाके इस नंबर के बारे में मालूमात ले लेना। ये नंबर PBS वालों का लग रहा है, थॉमस ने तसल्ली दी और इसे कॉफ़ी की ऑफ़र की, जो इसने ठुकरा दी और बेदिली से अपने घर वापस आ गया। उसे अब एरिक एंड्रयू की चाल समझ आ गई थी। इसने बस यूं ही इसे बेवकूफ़ बनाया था, जबकि वो इसकी खिड़की के बाहर नहीं खड़ा था। बहरहाल फिलिप अगले दिन का इंतज़ार करने लगा ताकि PBS के दफ्तर जाके इस नंबर के बारे में मालूमात ले सके। वो रात इसे नींद में बड़ी मुश्किल से आई। अगले रोज़ PBS का दफ्तर खुलते ही वहाँ पहुँच गया और इस नंबर के बारे में दरियाफ़्त करने लगा, लेकिन इन लोगों का जवाब बुरी तरह इसका मुंह चिढ़ा गया। सर, ये सिम अभी हाल ही में बंद हुई है, इसके सामने बैठे एक आदमी ने कहा। बंद हो चुकी है, लेकिन कोई मालूमात तो होगी आप इसके पास इस नंबर के बारे में? फिलिप ने पूछा। सॉरी सर, इसकी सिम के बारे में हमारे पास जितना भी डेटा था वो सब अब डिलीट हो चुका है, इस आदमी ने, जो कि वहाँ का नुमाइंदा था, माज़रत के साथ जवाब दिया। फिलिप गम और गुस्से से वहाँ से आ गया। फिलिप एरिक एंड्रयू से निमटने की एक नई तरतीब दिल में सोच रहा था। वो तरकीब थी कि सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल कर देना, और फिर फिलिप ने थॉमस को बताए बगैर कि वो इसे इस काम से लाजमी मना करता, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल कर दी। इस वक्त एरिक एंड्रयू अपने मोबाइल पे फिलिप के वायरल वीडियो देख रहा था। वीडियो में फिलिप कह रहा था, देखो एरिक एंड्रयू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि हम दोनों अपने मामलात तय कर सकें। पिछले कई रोज़ से तुम मेरे साथ आँख मिचौली खेल रहे हो। अब खुलकर सामने आओ और दिखाओ अपनी मर्दानगी का सबूत। वीडियो देख लेने के बाद एरिक एंड्रयू मुस्कुराया और इसे एक ऐसी जगह जो आबादी से काफ़ी हटके थी वहाँ मिलने के लिए ख़त लिखकर बुलाया, और हमेशा की तरह वो ख़त एक पार्सल में रख के फिलिप के दरवाजे पे छोड़ गया। घंटी बजा दी। फिलिप ने आके दरवाज़ा खोला। सामने वही पार्सल देख के फ़ौरन इसे उठा के अंदर ले आया। मेज़ पे बैठ के इसे पढ़ने लगा। मेरे प्यारे फिलिप, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब हो। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है। तुम कल शाम मुझसे
फलां जगह मिलो, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा मुजरिम एरिक एंड्रयू। ख़त का सिलसिला ख़त्म हो गया। फ़िलिप ने ख़त रखा ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। इसने कॉल रिसीव की। हेलो तामीज़। फ़िलिप बोला, फ़िलिप क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैंने आज तुम्हारी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर। क्या तुम पागल हो गए हो? थामिस ने इसको डांटा। शांत हो जाओ थामिस, कुछ नहीं होगा, फ़िलिप ने कहा और इसे तसल्ली देके बताए बगैर कि अभी इसे एरिक एंड्रयू की जानिब से ख़त मौसूल हुआ है, कल वहाँ से मिलने जाएगा। फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ शाम के वक्त फ़िलिप अपनी गाड़ी में बैठकर एरिक एंड्रयू के बताए हुए पते पे निकल गया। वो खासी लंबी ड्राइव के बाद एक जगह गाड़ी रोक के बाहर निकला। गालिबन एरिक एंड्रयू ने से यहाँ कहीं अपना इंतज़ार करने को कहा था। वो इधर नज़रें घुमा रहा था कि इसके पास एक मुड़ा हुआ कागज़ आके गिरा। फ़िलिप ने चौंक कर इसे देखा और जल्दी से उठाया से खोला। इसमें लिखा था, मेरा पीछा करो। फ़िलिप ने चौंक कर नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो उसे कुछ फासले पे एक छोटे कद का आदमी जिसने सर पे हेड रखा था और चेहरे पे मास्क, फ़िलिप समझ गया ये वही एंड्रयू है। फ़िलिप तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा तो वो आदमी भी तेज़ भागने लगा। अब एरिक एंड्रयू आगे आगे भाग रहा था और फ़िलिप इसके पीछे पीछे। कुछ दूर भागकर एरिक एंड्रयू एक छोटे से लकड़ी के घर में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फ़िलिप दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। फिर इसने लात मार के दरवाज़ा तोड़ डाला और अंदर चला गया। अंदर कोई भी नहीं था। फ़िलिप हैरत से देखने लगा। तभी पीछे से एरिक एंड्रयू इसे धक्का दिया तो फ़िलिप ने जोर दिए बगैर कमाले महारत और फुर्ती के साथ इसका हेड और मास्क उतार फेंका और इसे ज़मीन पे धक्का दे के गिरा दिया। इसके साथ ही एक हल्की सी निस्वानी चीख कमरे में गूंजी। फ़िलिप ने बुरी तरह चौंक कर एरिक एंड्रयू को देखा। वो कोई लड़का नहीं बल्कि खूबसूरत 19 साला दोशीज़ा थी जिसके सिया रेशमी बाल इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? फ़िलिप ने हैरत से पूछा। कौन हूँ मैं? ये तो नहीं जानती। कभी मैं एरिक एंड्रयू बन जाती हूँ तो कभी अपनी असल हालत में वापस आके मार्गरेट बन जाती हूँ। वो लड़की एक आह भरते हुए यूं बोली जैसे कि आखिरकार मेरी चोरी पकड़ी ही गई। क्या हो रहा है ये सब? इतने दिन से तुमने मुझे एरिक एंड्रयू बन के परेशान कर रही थी। फ़िलिप चीखा। शांत हो जाओ। वो लड़की इसका गुस्सा देख के सहम गई। कैसे शांत हो जाऊं? बदतमीज़ लड़की, इतने दिनों से तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। सच सच बताओ, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? समझ नहीं आता कि तुम्हें असल हकीकत बतानी चाहिए कि नहीं। वो लड़की कुछ सोचते हुए धीमे लहजे में बोली। फ़िलिप तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। सच सच बताओ वरना मार मार के तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। फ़िलिप ने दांत पीसते हुए कहा। लड़की बुरी तरह डर गई, खुद में सिमट गई। फ़िलिप को अपने ऐसे रवैये और इसकी यह हालत देख के थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। इसने आज तक अपने पूरे कैरियर में किसी औरत से इस तरह बात नहीं की थी। बताती हूँ, मेरा नाम मार्गरेट है। मैं अपने वालिदैन के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप आपस में झगड़ते रहे। फिर एक रोज़ जब मैं 19 की होने वाली थी वो कार हादसे में मारे गए। मैं भरी पूरी दुनिया में अकेली रह गई। किसी रिश्तेदार और जानने वाले ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। मैं अभी छोटी थी और पढ़ रही थी। मेरे लिए अब अपार्टमेंट का किराया देना मुश्किल था। मैंने छोटी मोटी नौकरी करके अपार्टमेंट का किराया देना शुरू किया, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मेरी नौकरी छूट जाती और तालीम मेरे पास इतनी नहीं थी कि कहीं आला नौकरी करती। फिर एक रोज़ मेरी मुलाकात डेविड से हुई। इसने मुझे ऑफ़र की कि मैं तुम्हें एरिक एंड्रयू बन के परेशान करूँगी तो मुझे रहने के लिए नए घर के पैसे भी देगा और पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए खर्च भी देगा। पहले तो मैं ना मानी, लेकिन फिर मान गई। इसने कहा। अगर तुम मान गई? अरे मैं पूछता हूँ कौन है वो डेविड? फ़िलिप ने तंज किया। डेविड तुम्हारा मुजरिम है। आज से 3 साल पहले तुमने इसे डकैती के जुर्म में पकड़ा था। वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। इसके लिए इसने मेरी मदद मांगी। मार्गरेट ने बताया। बेवकूफ़, इसने तुम्हारी मदद नहीं मांगी बल्कि इसने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि अगर पकड़ी भी जाओ तो सिर्फ तुम। फ़िलिप बोला।
हाँ तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं मजबूर थी। मार्गरेट ने कहा। तुम मजबूर नहीं थी, तुम नादान थी। अब ज़रा बताओ, मैं तुम्हें यूं ही छोड़ूंगा? तुम्हें लगता है सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा? फिलिप ने रौब जमाते हुए कहा। और वैसे ये बताओ, मुझे यहाँ बुलाने का तुम्हारा क्या मकसद था? क्या डेविड भी यहाँ आने वाला है? फिलिप ने मज़ीद इजाफा किया। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद था ऑफ तुम पर वो फेंके थे? मार्गरेट ने कदरे डरते हुए शर्मिंदगी से कहा। क्या फेंकने थे? फिलिप ने हैरत से देखा तो मार्गरेट ने एक लकड़ी के डब्बे की तरफ इशारा किया जिस पर पंगर लिखा था। फिलिप मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा और डब्बे का ढक्कन हटाया। अब जो देखा तो अंदर नीले रंग के गुब्बारे थे जिनमें पानी भरा हुआ था। फिलिप हैरत से कभी मार्गरेट को देखता तो कभी गुब्बारों को। क्या बकवास है ये! तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे हो। ओ माय गॉड, इतनी दूर से मैं यहाँ पर पानी वाले गुब्बारे देखने आया था। मार्गरेट कदरे शर्मिंदा लहजे में बोली। आई एम सॉरी, दरअसल ये डेविड का आइडिया था। इसने कहा था ऐसा करने को। ज़रा गौर से अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाओ, यहाँ कैमरे लगे हैं जिससे हमारी फिल्म बन रही है। फिल्म भी डेविड सोशल मीडिया पे डालना चाहता था। वो बस तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहता था। ठीक है, मान लिया कि ये सब तुमने खुद से नहीं किया बल्कि तुमसे करवाया गया, लेकिन मेरे बारे में वो सारी मालूमात कहाँ से मिली तुमको? फिलिप ने पूछा। तुमको इतना तो समझ लेना चाहिए कि तुमने एक दफ़ा अखबार के लिए इंटरव्यू दिया था। वहाँ से डेविड को तुम्हारे बारे में वो बातें पता चली। फिलिप खामोश खड़ा से घूरता रहा। क्या सोच रहे हो? मार्गरेट ने पूछा। सोच रहा हूँ जैसे तुमने पैसे की खातिर डेविड की शराइत मानी थी, ऐसे ही तुम अगर मेरी शर्त मान जाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मार्गरेट ने पूछा। शर्त अनोखी है, फिलिप ने कहा और इसे अपने शर्त बताई। वो सुन के मार्गरेट हैरत से देखने लगी। अगले रोज़ शाम के वक्त फिलिप थॉमस के घर पहुंचा तो बहुत खुश लग रहा था। हाय थॉमस, इसने आते ही चहकते हुए कहा। हाय फिलिप, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। थॉमस ने मुस्कुरा के कहा। बात ही ऐसी है, खुश क्यों ना हूँ। थॉमस, मेरी मत आखिर मारी ही गई। मैं भी तुम्हारी तरह शादी कर रहा हूँ। फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? कौन है वो खुश नसीब? थॉमस ने पूछा। मार्गरेट नाम है इसका, फिलिप ने बताया। कब और कहाँ मिली? थॉमस ने फिर सवाल किया। कल मिली, वो भी एक जंगल में, फिलिप ने शरारत से कहा तो थॉमस ने चौंक कर इसे देखा। ज़रा खुल के बताओ, थॉमस ने कहा। जवाबन फिलिप ने इसे मार्गरेट से मिलने वाली मुलाकात का पूरा अफसाना सुना दिया। अरे नहीं यार फिलिप, तुम्हारी तो सच में मत मारी गई। थॉमस हैरतज़दा से देख रहा था। अच्छा ये बताओ कि मोहब्बत कैसे और किस पल हुई? थॉमस ने पूछा। इस वक्त जब इसने बताया कि इसके वालिदैन सारी ज़िंदगी आपस में झगड़ते रहे और एक दिन इसे छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था ना, फिलिप ने बताया। और अब डेविड का क्या करोगे? थॉमस ने पूछा। इसे पकड़ूंगा और क्या करना, फिलिप ने जवाब दिया तो थॉमस कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। फिलिप, आज तुम अपनी शर्त हार गए हो मुझसे। याद है तुमने कहा था कि जिस दिन तुमने शादी का इरादा कर लिया या मेरे साथ बैठ के शैम्पियन पियोगे? हाँ मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। ले आओ गिलास और शैम्पियन, फिलिप खुश होता हुआ बोला तो थॉमस भी जल्दी से 2 गिलास और एक शैम्पेन की बोतल ले आया। एक गिलास अपने लिए भरा और दूसरा फिलिप के लिए। फिलिप ने गिलास हवा में ऊंचा किया और बोला, मेरी ज़िंदगी का ये पहला जाम एरिक एंड्रयू के नाम। थॉमस बेसाख्ता हंसने लगा। मुझे खुशी है कि तुम शादी पर रजामंद हो गए। अब बस जल्दी से मुझे मार्गरेट से मिलवाओ, थॉमस ने कहा तो फिलिप ने असबाब में सर हिला दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।